नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर आधारित। अमेरिका के स्वतंत्रता कर युद्ध का जो प्रारंभ है वह 19 अप्रैल 1775 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया नगर में एक परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें अमेरिका के 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि जब तक ब्रिटिश अत्याचार का अंत नहीं होता तब तक वे इंग्लैंड से होने वाले पूरे व्यापार का बहिष्कार करेंगे। और अब स्थान स्थान पर बहिष्कार समितियां भी गठित की गई थी। इस समय बोस्टन में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति गेज को यह सूचना मिली कि सैमुअल एडम्स और जॉन हामकाउस क्रांतिकारी नेता जो है वह भूमिगत है और कामकरी के उपनिवेशों में स्वतंत्रता प्रिय सैनिकों ने गोला बारूद छिपा करके रखा हुआ है। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए और गोला बारूद का पता लगाने के लिए गेज ने ब्रिटिश सैनिकों को भी भेजा। इस पर 19 अप्रैल 1775 को लेविंगस्टन में अमेरिकी स्वतंत्रता प्रिय सैनिकों और इन ब्रिटिश सैनिकों में मुठभेड़ भी हो गई थी और इससे अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध जो था वह प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए अमेरिका के उपनिवेशों की कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन फिलाडेल्फिया में हुआ था और इस अधिवेशन के दौरान बंकर्सविल में ब्रिटिश सैनिकों और उपनिवेशों के सैनिक थे उनके बीच पुनः युद्ध छिड़ गया था। इस पर फिलाडेल्फिया कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में जॉर्ज वॉशिंगटन को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रधान सेनापति के रूप में चुना गया। हम बात कर रहे हैं उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776। फिलाडेल्फिया में कांग्रेस के बुलाए गए तीसरे अधिवेशन में चेयरपर्सन द्वारा लिखा गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776 को पारित किया गया। ये घोषणा पत्र देखते तो इस प्रकार था कि सभी मनुष्य जन्म से समान और स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने उनको कुछ जन्म सिद्ध अधिकार दिए हैं और उनमें जीवन यापन और जीवन रक्षण, स्वाधीनता और सुख संपत्ति की खोज व उपयोग के अधिकार हैं। इन अधिकारों का अपहरण नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही प्रशासन व्यवस्था बनाई जाती है और जनसाधारण की सहमति और सहयोग से ही शासन को अधिकार प्राप्त होते हैं। जब कोई शासक उपरोक्त वर्णित अधिकारों को नष्ट करता है तब जनता का यह अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य बन जाता है कि वह जन सुरक्षा और कल्याण के लिए ऐसी शासन व्यवस्था का अंत कर उसके स्थान पर नवी शासन व्यवस्था स्थापित करे। अमेरिका के उपनिवेशों पर ब्रिटेन के राजा ने दीर्घकाल का अत्याचार किए और उपनिवेशवासियों की मांगों की निरंतर उपेक्षा की है। इसलिए उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के रूप में हम घोषणा करते हैं कि अब उपनिवेश स्वतंत्र और सार्वभौम हो गए। ब्रिटेन की राजसत्ता में हमारी निष्ठा समाप्त हो चुकी है और वहां की शासन संस्था से हमारा संबंध भी टूट चुका है। घोषणा पत्र के अगर हम महत्व पर बात करें तो उपरोक्त घोषणा जो थी वह विश्व के राजनीतिक इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष में रहे अन्य देशवासियों को इस घोषणा पत्र ने प्रेरणा दी और उनका मार्गदर्शन भी किया। इस घोषणा पत्र ने यह विचार प्रतिपादित किया कि जनता अपने लिए स्वयं सरकार बना सकती है और अंतिम सत्ता जो है वह जनता में ही निहित रहती। इसके बाद हम इसमें विद्वानों के योगदानों पर अगर बात करें तो जयपर्सन ने उपरोक्त घोषणा पत्र तैयार ही नहीं किया अपितु लोगों को अपनी आजादी के लिए कड़ा संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी थी। थॉमस पेन ने अपने ग्रंथ कॉमन सेंस तथा राइट्स ऑफ मैन के द्वारा इस घोषणा पत्र को लोकप्रिय बनाया और जनता को संघर्ष और क्रांति के लिए भी प्रेरणा प्रदान की थी। इसके बाद हम स्वतंत्रता का युद्ध पर बात करेंगे। अमेरिका के उपनिवेशवासियों ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष को बड़े उत्साह, साहस और शौर्य से लड़ा। साराटोगा में उन्होंने एक ब्रिटिश सेना को परास्त कर दिया और सेनापति ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। यह स्वतंत्रता सैनिकों की पहली विजय थी। युद्ध के लिए उनको जॉर्ज वॉशिंगटन ने संगठित किया। उसने इस संघर्ष और युद्धों का संचालन किया। फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में उसकी पराजय का बदला लेना चाहता था, इसलिए 6 फरवरी 1778 को
बेंजामिन फ्रैंकलिन के माध्यम से फ्रांस और अमेरिका उपनिवेशों के बीच में एक संधि हो गई और जिसके अनुसार निर्णय हुए थे उसमें सबसे पहले कोई भी पृथक से इंग्लैंड से संधि नहीं करेगा। दूसरा इस संधि में तय हुआ था कि जब तक अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र नहीं हो जाते युद्ध जारी रहेगा और इस संधि के बाद ही फ्रांस ने उपनिवेशों के पक्ष में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। स्पेन इंग्लैंड से भूमध्य सागर में स्थित जिब्राल्टर बंदरगाह छीन लेना चाहता था, इसलिए 1779 में स्पेन ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था। हॉलैंड भी इंग्लैंड को युद्ध में फंसाए रखना चाहता था, जिससे कि वह सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने पांव जमाकर अपनी शक्ति सुदृढ़ कर सके। इसलिए हॉलैंड ने भी सन 1780 में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। रूस, डेनमार्क और स्वीडन ने भी सशस्त्र तटस्थता की घोषणा कर दी थी और अमेरिकी उपनिवेशों को इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध सामग्री भेजना प्रारंभ किया। साथ ही यह घोषणा भी कि इंग्लैंड को किसी तटस्थ राष्ट्र के जहाजों की तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं है और अब फ्रांस और स्पेन की सम्मिलित जल सेना भी इंग्लिश चैनल में आक्रमण के लिए पहुंच गई। इन सब घटनाओं से युद्ध का स्वरूप ही बदल गया और इंग्लैंड के लिए इन सब यूरोपीय शक्तियों और अमेरिकी उपनिवेशों की सेनाओं का सामना करना दुष्कर कार्य था। अंत में 19 अक्टूबर 1781 को अंग्रेज सेनापति कॉर्नवालिस ने जॉर्ज वॉशिंगटन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और इस प्रकार उपनिवेशवासियों की विजय हुई और अब अमेरिका स्वतंत्र सार्वभौम प्रजातंत्र राष्ट्र बन गया और इस बीच जॉर्ज वॉशिंगटन नवीन अमेरिकी प्रजातंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेरिस की संधि पर, जो 3 सितंबर 1783 में संपन्न हुई थी। दोनों पक्षों में पेरिस की संधि हुई और इसकी अगर प्रमुख शब्द देखें तो सबसे पहला इंग्लैंड ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता मान ली थी और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहा जाएगा और इस नए राज्य को अरकाली पर्वतों और मिसिसिपी नदी के बीच के अंग्रेजी आधिपत्य के क्षेत्र भी प्रदान किए गए थे। दूसरा, फ्रांस को सेंट लूसिया, टोबेगा, सेनेगल के प्रदेश तथा भारत में कुछ क्षेत्र भी मिले थे। तीसरा, स्पेन को अमेरिका में फ्लोरिडा और भूमध्य सागर के माइनर का द्वीप भी मिला था और इंग्लैंड के अधीन कनाडा, नोवा स्किया और न्यू फाउंडलैंड रहे थे। इसके अलावा पांचवा, नए संयुक्त राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के तट के साथ साथ निर्दिष्ट की गई थी और छठवां, इंग्लैंड और हॉलैंड में युद्ध के पहले की जो स्थिति थी उसको वापस ले लिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिकन उपनिवेशों की विजय या स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के क्या कारण। तो उसमें जो सबसे पहला कारण है वह है इंग्लैंड और अमेरिका की दूरी। अमेरिका उपनिवेश इंग्लैंड से अगर देखें तो लगभग 4,500 किलोमीटर दूर थे। आवागमन के द्रुतगामी साधनों के अभाव में इतनी लंबी दूरी का पर्याप्त सेना और प्रमुख समय पर पहुंचना इंग्लैंड के लिए एक अत्यंत दुष्कर कार्य था। इसके विपरीत 13 उपनिवेश एक ही महाद्वीप में परस्पर जुड़े होने के कारण उनके लिए दूरी की समस्या नहीं थी और उनको शीघ्र ही सहायता और कुमुख प्राप्त हो जाती थी। दूसरा जो कारण है वह अंग्रेजों के लिए यातायात की असुविधाएं और भौगोलिक ज्ञान का अभाव। अंग्रेज सेनाओं के लिए उपनिवेशों में यातायात की गहरी समस्याएं थी। युद्ध का घेरा लगभग 1500 किलोमीटर तक विस्तृत था और इसमें भी पर्याप्त सड़कें और वाहन नहीं थे। उपनिवेशों में घने वन और दुर्गम मार्ग थे। अंग्रेज सेनाओं को युद्ध क्षेत्र की विस्तृत परिधि में समय से पहुंचना एक कठिन कार्य था, जो उपनिवेशों के घने वनों और दुर्गम मार्गों से भी परिचित नहीं थे। उपनिवेशवासियों की भौगोलिक स्थिति का उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसके विपरीत उपनिवेशों की सेनाएं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से, वनों, घाटियों और दुर्गम राहों से परिचित थी। वे अपने ही देश में युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेजी सेनाएं ऐसे विदेश में युद्ध कर रही थी जिसका उनको ज्ञान भी नहीं था। तीसरा जो कारण था वह उपनिवेशों की शक्ति का गलत मूल्यांकन। अमेरिकन उपनिवेशों से हजारों मील दूर बैठे अंग्रेज अधिकारियों को उपनिवेशों की शक्ति और जनजागृति का सही रूप से अनुमान भी नहीं था। वे उपनिवेशों की शक्ति, जागृति और स्वतंत्रता प्रेम का ठीक मूल्यांकन नहीं कर सके। अंग्रेज अधिकारियों को उनके सैन्य बल पर अधिक विश्वास था।
अंग्रेज जनरल गेज का मत है कि उपनिवेशों को परास्त करने के लिए सेना की केवल 4 रेजिमेंट की पर्याप्त है। 14 अंग्रेज सेना के अयोग्य सेनापति, यह भी प्रमुख कारण था। इस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय को मनुष्य के चरित्र और योग्यता परखने की पैनी दृष्टि नहीं थी। उनका प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्क भी अयोग्य था। नॉर्थ ने अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध में सुयोग्य अनुभवी कर्मठ सैनिक अधिकारियों को नियुक्त नहीं करवाया। उसे अपने मंत्रिमंडल का पूर्ण सहयोग ही प्राप्त नहीं था। और इस समय अंग्रेज युद्ध मंत्री गर्मेन था। वह इतना दम्भी था कि अमेरिकन उपनिवेशों से आए पत्रों और रिपोर्ट को भी बराबर पढ़कर अध्ययन नहीं करता था। उसने यह जान लेने का कभी भी प्रयास ही नहीं किया कि उपनिवेशों की युद्ध की कितनी शक्ति है, अंग्रेज सेना की अमेरिका में क्या स्थिति है और उसे कहां और कैसी कुमुख चाहिए। अधिकारियों और मंत्रियों की अज्ञानता और अदूरदर्शिता का जो परिणाम था वह यह हुआ कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं बन पाई और फ्रांस का जहाजी वेला उपनिवेशों की सहायता के लिए अमेरिका पहुंच गया। 5वां कारण है कमजोर सैन्य संचालन। अमेरिकन उपनिवेशों में अंग्रेज सेना के संचालन और प्रदर्शन भी सही नहीं थे। लॉर्ड जर्मेन ने इंग्लैंड में बैठे बैठे ही अमेरिका में युद्ध के संचालन का प्रयास किया। नए नए आधार आदेश देकर के अंग्रेज सेना को रुष्ट किया। अमेरिकन मामलों में का उसे पर्याप्त और पैनी अनुभव भी नहीं था और उपनिवेशों की सेना ने गुरिल्ला रण पद्धति को अपनाया। वे स्थानीय परिस्थितियों और भौगोलिक दशाओं से पूर्ण अवगत होने से छापामार पद्धति से युद्ध करते थे। इसके विपरीत अंग्रेज सेना इस पद्धति से युद्ध से अवगत भी नहीं थी, इसलिए उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। 6वां जो कारक है वह जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन दिए। इस समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था और वह इतना दम्भी था कि वह किसी भी योग्य और वरिष्ठ अनुभवी मंत्री या अधिकारी के परामर्श को मानने के लिए भी तैयार नहीं था। वह उपनिवेशों की शक्ति और परिपक्वता को समझ नहीं पाया। उसने अनावश्यक रूप से युद्ध की योजना में हस्तक्षेप किया और सेनापतियों का परिवर्तन भी किया। जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन और अनावश्यक हस्तक्षेप इंग्लैंड की पराजय के लिए उत्तरदायी माने जा सकता है। इसके बाद 7वां जो अगला कारक है वह उपनिवेशों के लिए सहानुभूति। इंग्लैंड में ऐसे अनेक नेता और राजनीतिक विचारक थे जो अमेरिकन उपनिवेशों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनकी स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। विलियम पिट, एडमंड बर्क और पॉप जैसे राजनीतिक अमेरिकन उपनिवेशों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने जॉर्ज तृतीय को उचित परामर्श देना चाहा, पर वह कई अंग्रेज सैनिक उपनिवेशों के सिद्धांतों और पक्ष को सही मानते थे। वे उपनिवेशों को शत्रु नहीं मानते हैं। उन्होंने शत्रुओं की भावना से युद्ध नहीं किया, फलतः उनकी पराजय निश्चित। कई अंग्रेजों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों के पक्ष का उनकी स्वतंत्र होने की भावना का समर्थन किया, जिससे युद्ध के प्रयासों में शिथिलता आ गई। बर्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अमेरिका के विरोध से संतुष्ट हूँ। अन्याय तथा अत्याचार के कारण अमेरिकी पागल होती हैं। क्या अंग्रेज उस पागलपन के लिए उन्हें सजा देंगे जिसका बीजारोपण अंग्रेजों ने किया है? 8वां विदेशी राजसत्ताओं का अमेरिकन उपनिवेशों को सहयोग। स्पेन और फ्रांस यूरोप में पहले के युद्धों में इंग्लैंड से परास्त हो चुके थे। इंग्लैंड के बढ़ते हुए साम्राज्य के कारण वे इंग्लैंड से ईर्ष्या देश भी रखते थे। इसीलिए प्रतिहिंसा और शत्रुता की भावना से प्रेरित होकर फ्रांस और स्पेन उपनिवेशों के पक्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने धन और सेना से उपनिवेशवासियों की सहायता की। स्पेन और फ्रांस की जल सेना भी युद्ध के लिए तत्पर होकर के आगे बढ़ी। उन्होंने इंग्लैंड के लिए अमेरिका में सैनिक साज सामान और रसद पहुंचाना दुष्कर कर दिया और इससे इंग्लैंड की स्थिति अत्यधिक दुर्बल हो गई थी। अंत में फ्रांसीसियों के सहयोग और सहायता से ही अमेरिकन सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन ने यॉर्कटाउन में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। 9वां कारण है इंग्लैंड का विभाजित सैन्य दल। इस समय इंग्लैंड की सेना विभिन्न प्रदेशों में विभाजित थी। सेना के विभिन्न अंग भारत, आयरलैंड तथा यूरोप के कुछ क्षेत्रों में तैनात थे। इंग्लैंड इन सबको संगठित कर अमेरिका भेजने में असमर्थ रहा। 10वां यूरोपीय राजसत्ताओं का विरोध। इंग्लैंड से अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए फ्रांस और स्पेन जैसे
यूरोपीय शक्तियां इंग्लैंड के विरुद्ध इस युद्ध में कूद पड़ी और उन्होंने क्रिवेशों को धन और सेना से भी सहायता दी। शीघ्र ही अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी इंग्लैंड के विरोधी हो गए। 11वां, वाशिंगटन का शपथ और कुशल नेतृत्व। अमेरिकन उपनिवेशों का सेनापति वाशिंगटन स्वतंत्रता प्रिय, कुशल तथा सफल नेता और सुयोग्य सेनापति था। उसने अपने व्यक्तित्व से औपनिवेशिक सैनिकों में अपूर्व उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया और उनमें आजादी की भावना भी अधिकाधिक प्रज्वलित की। वाशिंगटन के कुशल नेतृत्व में उपनिवेशवादियों के हृदय में आत्मविश्वास और शौर्य उत्पन्न कर दिया, जिससे उनको स्वतंत्रता के दुष्कर संघर्ष में भी विजय प्राप्त हुई। उपरोक्त कारणों से इंग्लैंड अमेरिकन उपनिवेशों के विरुद्ध युद्ध में विजयी नहीं हो पाया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अमेरिकन के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं जो है विस्तार से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।